डिंपल यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय बताया जा रहा है। डिंपल यादव के नाम का बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और रामपुर से सपा उम्मीदवार के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आजम अखिलेश की नाराजगी के बीच नाम का इंतजार चल रहा है। देखिए, उपचुनाव की बारी है और वहां कौन कौन कैंडिडेट होगा। आजमगढ़ से तो नाम सामने आ रहा है, उस पर बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, वो है डिंपल यादव का। और दूसरी खबर ये है कि आजम और अखिलेश के बीच जो तनातनी बताई जा रही है, इस वजह से रामपुर उपचुनाव में कौन होगा प्रत्याशी, इसका नाम सामने नहीं आ पाया है। तो देखिए, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सपा की ओर से उम्मीदवार रामपुर में कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अब डिंपल यादव के नाम पर बस मुहर लगनी बाकी है, ये बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएं। आजमगढ़ में उपचुनाव होना है क्योंकि मैनपुरी के करहल से विधानसभा सीट जीतने के बाद सदस्यता से इस्तीफा दिया था आजमगढ़ के सांसद के तौर पर अखिलेश यादव ने, और अब वो खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। ठीक ऐसे ही रामपुर में आजम के रामपुर सीट जीतने के बाद विधानसभा में सदस्यता से इस्तीफा दिया, जहां वो पहले सांसद हुआ करते थे। चलिए, ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का रुख करेंगे, उनके पास है। शैलेश, ये बताइए कि रामपुर में इतना सस्पेंस क्यों है? डिंपल के नाम पर तो बस यही बताया जा रहा है, मुहर लगनी बाकी है, ऐलान होना बाकी है। देखिए, डिंपल का नाम जो है वो तो आजमगढ़ के लिए तय है, लेकिन रामपुर की अगर बात करें तो सस्पेंस इसलिए सबके सामने है कि नाम आया नहीं। और इस बीच जो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच की दूरियां सबने देखी है, उसके बाद सबकी निगाहें हैं कि आखिर वहां से प्रत्याशी किसको बनाया जाएगा। क्योंकि अब से अगर कुछ दिनों पहले हम जाते हैं, जिस समय आजम खान जेल में थे और ये चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई थी तल्खी की, तो उस समय एक चर्चा चली थी कि इस बार जब चुनाव होगा तो वहाँ पर आजम खान की जो पत्नी है उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन अब इस समय जो हालात है, उसके बाद ये देखना होगा कि वहाँ पर मोहर किसके नाम पर लगती है। अगर आजम खान की पत्नी नहीं तो उनकी जगह जो प्रत्याशी होगा वो क्या आजम खान की सहमति का होगा या सपा अपने स्तर पर ये तय करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी बताएंगी कि आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा निकल कर आता है जिसमें आजम खान की राय नहीं ली जाती या उनसे जुड़ा नहीं होता, तो ऐसे में चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो सबकी निगाहें जो है वो रामपुर की सियासत पर लगी हैं कि वहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाता है। क्योंकि शैलेश देखिए, अब तो आजम बाहर हैं, जेल में नहीं है वो, अब वो बाहर हैं, अब क्यों इस बात की देरी है? जिस तरीके से डिंपल का नाम सामने आ रहा है, बातचीत करके, मशवरा करके, लेकिन पेच तो यही है ना, अखिलेश और आजम की बात कहाँ हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए, डिंपल यादव के नाम की भी अगर बात करें तो देखिए, अभी औपचारिक ऐलान जो होना है वो बाकी है, यानी नाम तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐलान होना बाकी है। और जैसा देखिए, लगातार एपी गंगा दो ही नाम बताता आ रहा था कि जब ये स्थिति आई कि उपचुनाव होंगे दोनों जगह पर, तो आजमगढ़ से डिंपल यादव का नाम एपी गंगा पहले से बता रहा था कि उन्हें उतारा जा सकता है, और देखिए वैसा ही होता हुआ नज़र भी आ रहा है। दूसरी चीज़ अगर बात करें रामपुर की, तो वहाँ की जो सियासत है, वहाँ की तस्वीर देखिए बदली है कुछ समय में। जिस तरह से तल्खी बढ़ी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से दूरियां बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं, बयान भले कुछ भी आए दोनों की तरफ से, लेकिन दूरियां जो हैं वो साफ नज़र आती हैं, आजम खान के बयानों से भी झलकती हैं। तो इस वजह से वहाँ पर किसका नाम फाइनल होगा ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये भी पता चलेगा कि अंदर खाने समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि शिवपाल यादव जो है वो पहले ही एक तरह से कह सकते हैं साथ छोड़ चुके हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं आजम खान की, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की, तो सदन में कहीं पर भी सपा का साथ देते ही दिखे। आजम खान तो पहुँचे भी नहीं सदन, अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन अब्दुल्ला आजम शुरू में 2 दिन ज़रूर कार्रवाई में दिखे, लेकिन उसके बाद से उस दौरान भी जब हंगामा हुआ तो अखिलेश का साथ देते नजर नहीं आए, और उसके बाद वो भी रामपुर चले आते। तो ये जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और देखना होगा इन मुश्किलों का समाधान किस तरह से होता है। और राज्यसभा के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो अपनी तस्वीर जो थी वो बिल्कुल क्लियर कर दी है। 2 नाम पहले नामांकन हो चुके हैं, कपिल सिब्बल और जावेद अली, और तीसरे नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन अब निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर भी टिके, क्योंकि 11 सीटों की अगर बात करते हैं तो 3 देखिए सपा निकाल लेगी और 8 सीटें भाजपा निकालेगी। लेकिन वो 8 लोग कौन होंगे जिनको राज्यसभा भेजा जाएगा, इनकी कोई औपचारिक सूची नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आज से भाजपा भी अपने नामांकन शुरू कर सकती है, क्योंकि 31 मई जो है वो अंतिम तिथि है इसके लिए नामांकन की। तो ये माना जा रहा है कि आज से भाजपा के नामांकन भी शुरू हो सकते हैं, और बीजेपी खेमे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम सामने आने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि नामांकन कब शुरू होता है, किसका किसका नाम सामने आता है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। शैलेश,
शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अभी रामपुर से कौन होगा उपचुनाव में कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी की ओर से स्पष्ट नहीं है। और देखिए राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। जयंत चौधरी 30 मई को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, ये खबर आ गई है। वहीं कपिल सिब्बल और जावेद अली ने ऑलरेडी नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी की तरफ से कोई भी नाम सामने नहीं आया है, इसी का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, 10 जून को चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी खेमे से अभी तक कोई नाम सामने आया नहीं है जो नामांकन करते हुए दिखाई दे। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से 3 नाम तो एकदम स्पष्ट है, 2 ने तो नामांकन भी दाखिल कर दिया। जयंत चौधरी की तारीख आ गई है कि वो कब करेंगे नामांकन, लेकिन अभी भी बीजेपी खेमे में सन्नाटा है। उधर से कोई नामांकन करती तस्वीरें आई नहीं है, उसी का इंतजार है। लेकिन ये जो अहम तस्वीरें हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के, वो देखिए आप, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 कैंडिडेट जिनकी अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए जीत लगभग तय है, जीत तय है, और चौथे पर संशय है, वो नाम भी वो जल्द ही लेकर आएंगे क्योंकि 3 नाम तो आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से 3 नाम तो ऑलरेडी आ चुके हैं। वो 3 नाम में 2 नाम नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। 30 तारीख को जयंत भी नामांकन दाखिल कर देंगे, लेकिन बीजेपी खेमे में अभी भी किसी ने नामांकन नहीं किया है। लखनऊ से खबर है, आज फिर सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और सीएम योगी सदन में करीब 12:30 बजे बोलेंगे और बजट पर भी आज ही चर्चा संभव है। और अखिलेश यादव बजट पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मीडिया के सामने तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी ही है और उसी प्रतिक्रिया को आधार बना करके बताया जा सकता है कि आज भी सदन में हंगामे के आसार होंगे, क्योंकि मीडिया को दी गई प्रतिक्रिया में संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं लगी। उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि युवाओं को, रोजगार को और गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है। और बाकी क्या क्या कहेंगे आज सदन में, इस पर निगाहें रहेंगी। तो बजट की जब हम बात कर रहे हैं तो कल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भारी भरकम बजट पेश किया जो कुल 6,15,518 करोड़ 97 लाख का है। बजट विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट के जरिए योगी सरकार ने कोशिश ये की है कि हर वर्ग को छू लिया जाए, जिसमें महिला, किसान, बुजुर्ग, युवाओं में ज्यादा आवंटन देखा गया, उन पर ज्यादा फोकस देखा गया। तो पूरे 1.5 घंटे तक वित्त मंत्री ने इस बजट को बताया। इसमें कोशिश ये की गई कि चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उनको भी तरजीह दी जाए। तो देखिए बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया। फोकस रहा किसान, युवा, महिला और तो भारी भरकम बजट पेश किया गया था कल। और अब देखिए विधान परिषद की बात करें तो नेता विपक्ष का ऐलान हो गया है। सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव बनाए गए हैं नेता विपक्ष, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर का कार्यकाल समाप्त हो गया है। विधान परिषद की सीटें भी खाली हो रही हैं। 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन होगा ये भी आपको बताएं। परिषद में बदल गया है नेता विपक्ष, लाल बिहारी यादव ये भूमिका निभाएंगे। संजय लाठर जो अब तक निभाते आए थे इस भूमिका को नेता विपक्ष की, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और ऐसे में नेता विपक्ष की सीट पर कौन काबिज होगा, ये नाम सामने आ गया है लाल बिहारी यादव का। विधान परिषद में भी चुनाव होना है क्योंकि सीटें खाली हो रही हैं। 13 सीटों पर चुनाव की तारीख आ गई है। ऐसे में नेता विपक्ष की भूमिका में कौन रहेगा, तो संजय लाठर का कार्यकाल जब समाप्त हुआ है तो उनकी जगह लेंगे लाल बिहारी यादव। देखिए उनकी तस्वीर। आइए ज्ञानवापी विवाद का जिक्र करते हैं, जहां आज सर्वे के रहस्य से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आज हिंदू पक्ष को सौंप दी जाएगी। दोपहर 3 बजे ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीर आज हिंदू पक्ष के पास आ जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपको ये बताएं कि कोर्ट के आदेश के आधार पर पक्षकारों को वीडियोग्राफी की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे देखकर दोनों पक्ष अपना ऑब्जर्वेशन रखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या पहलू निकल करके इस सर्वे से सामने आए हैं। इसके साथ ही सोमवार को यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में केस आगे चलेगा या नहीं। इस पर जिला अदालत फैसला सुना लेगी। मुस्लिम पक्ष सोमवार 30 मई को दोपहर 2 बजे सबमिशन फिर से शुरू करेगा। देखिए मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यह दावा बनता ही नहीं है और 9/11
का हवाला देकर के वो कहते हैं कि यहाँ पर इस केस को उठाया ही नहीं जा सकता। 1991 के बाद का ये पूरा विवाद, और इसलिए यहाँ पर इस विवाद को सुना ही नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, इधर आज जुम्मे की नमाज होनी है और लिहाजा वाराणसी में इंतजामिया कमेटी ने लोगों से अपील की है कि आज मस्जिद में वो कम संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे, हो सके तो आसपास के मस्जिदों का रुख करें, वहीं पर नमाज करें। और इंतजामिया कमेटी की तरफ से जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है और 30 मई को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक और केस की सुनवाई का जिक्र सामने आया है। और इसी तरीके से आप देखें तो कल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने भी दलील रखी थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों को अब वीडियोग्राफी, जो सर्वे के बाद लंबी चौड़ी एक डिटेल्स आई हैं कोर्ट के हाथ में, वो उसकी कॉपी देने को तैयार है और इसी की आदेश दे दिए जा चुके हैं। हिंदू पक्ष ने कहा है कि मस्जिद में शिवलिंग, ये उनका दावा है, और मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये खराब हुआ फव्वारा है जिसका स्ट्रक्चर शिवलिंग से रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है। तो इस पूरे मामले पर ये अब तक की चल रही पूरी कहानी थी, लेकिन आने वाले वक्त की सुगबुगाहट भी है। किस तरीके से ये कानूनी दांव पेच आगे बढ़ेगा, समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे से, और वही बताएंगे, समझाएंगे कि कहां कहां कौन कौन सी सुनवाई होनी है नीतीश, और कहां कहां तक कौन कौन सा मामला आगे बढ़ा है। स्नेहा, इस पूरे मामले में बिंदु कई हैं और कई बिंदु आपने स्पष्ट भी कर दिए हैं, लेकिन आज दो मुख्य बिंदु जो हैं उसका जिक्र करना चाहूँगा और उस पर ही फोकस करना चाहूँगा, जिसमें पूरे सर्वे के दौरान पिछले दिनों जिस तरह से तमाम तरह के वीडियो और तमाम तरह के फोटो लगातार वायरल होते रहे, लेकिन आज शाम 3 बजे के बाद कहा ऐसा जा रहा है कि कोर्ट जो पक्ष है उनको जो सर्वे है उसको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की चिप उन्हें देगा। इसके साथ ही अब जो तथ्य हैं दोनों पक्षों के सामने और दोनों पक्ष अपनी अपनी आपत्ति भी दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही आज जुमा भी है, आज अहम दिन है और आज जुमा है। देखना ये होगा कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अपील, इसके साथ ही मस्जिद कमेटी की अपील, इतना ही नहीं, वाराणसी प्रशासन के लिए आज का दिन और भी चैलेंज भरा। क्या आज भीड़ होती है? क्या आज जो लोग नमाजी हैं, जो नमाज अदा करने वहां पर पहुंचते हैं, उनकी संख्या बल में कहीं कमी आती है, भीड़ नियंत्रित होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दूं कि वाराणसी में सुरक्षा का अलर्ट जारी है। जो मुस्लिम कंक्लूजन यही है कि एक तो जुमे की नमाज, उसे लेकर के शांति व्यवस्था, दूसरी ये है कि आज दोनों पक्षों को ये जो लंबा चौड़ा सर्वे चला है उसके सबूत जो है कैद हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वाली चिप में वो कार्ड सौंप दिया जाएगा ताकि वो भी देखें डिटेल्स और परतों को समझें, अपने तरीके से आगे बढ़ पाएं। शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। देखिए, लखनऊ से अगली अपडेट है जहां पर टीले वाली मस्जिद पर जुमे की नमाज आज बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों को बुलाया गया है। इस बुलावा भेजने वाला एक पोस्टर जो वायरल चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे नमाजियों को बुलावा भेजा गया है, पोस्टर में लिखा गया है। इसे ही लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि वहां के मौलाना भारी भीड़ एकत्रित करके उपद्रव फैलाने की पुरजोर कोशिश में है। पिछले कई दिनों से टीले वाली मस्जिद को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा हंगामा कर रही है। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी, उनका कहना है कि मौलाना ने लक्ष्मण टीला को टीले वाली मस्जिद दिया है और महासभा का आरोप यह है कि टीले वाली मस्जिद की आड़ में अवैध बस स्टैंड और एलडीए के पार्क पर कब्जा करके वहां शादीगर चलाया जा रहा है। लाखों रुपए महीना मौलाना कमा रहे हैं। तो ये कई आरोप हैं जो एक पक्ष की तरफ से आए हैं, लेकिन वायरल है ये पोस्ट जिसमें कहा गया है कि जुम्मे के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो। आगे बढ़ते बात करते हैं सपा नेता आजम खां की। मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं, आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है आजम की। जहां रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराए जाने का डर अभी भी आजम को सता रहा है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी की है जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा यह गया है कि मामले में आजम को जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर जिला जमीन को जिला प्रशासन को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी थी, जबकि जमानत देते वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। प्रशासन परिसर की 2 इमारतें गिराने की तैयारी है
और सुबह 11:30 बजे इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। हालांकि गृह मंत्रालय की एक टीम है जो जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा डाले हुए है, ये पता लगाने के लिए कि ये शत्रु संपत्ति है तो किसकी और इसकी पूरी डिटेल्स है क्या। आइए हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ अपडेट आ रहे हैं और इसे जब आप कंपाइल करके देखेंगे तो सुप्रीम जंग में आज क्या क्या होने वाला है। 11:30 बजे सुनवाई होनी है। जौहर विश्वविद्यालय के कुछ हिस्से को गिराए जाने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। हाईकोर्ट ने जमीन को कब्जे में लेने का आदेश दिया था। 13 हेक्टेयर ये जमीन है जो प्रशासन के कब्जे में जा सकती है और अब गृह मंत्रालय की जो टीम है वो यहीं पर डेरा डाले हुए है। यहीं बोले तो जौहर यूनिवर्सिटी में परिसर की 2 इमारतें हैं जिसे गिराने की तैयारी में प्रशासन है। और यहाँ आजम की दलील ये है कि जमानत देते वक्त ऐसी कौन शर्त थोपता है, ये गलत हुआ है मेरे साथ। हाईकोर्ट में दूसरी याचिका पर आजम और करीबियों पर सुनवाई का भी एक मसला है, जहां दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। तो देखिए, आज सुप्रीम जंग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, चाहे करीबियों पर एफआईआर हो उसे रद्द करने की मांग हो या फिर जौहर यूनिवर्सिटी के बचे हुए हिस्से को बचाने की मांग हो। इन दोनों पर सुनवाई का दौर है। इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ प्रयागराज हाईकोर्ट में भी जौहर अली यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े मामले पर सुनवाई होनी है। आजम खां के बेटे सहित उनके करीबियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग है। सरकार ने आजम खां के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोगों को अलग अलग मामले में आरोपी बनाया है। इसी मामले में बुधवार को भी सुनवाई पूरी न हो सकी थी, लिहाजा कोर्ट ने मामले को पहले से ही पारित अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए 27 मई यानी आज की तारीख दी थी। मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही है और आज का दिन है जब इस मामले पर सुनवाई होगी। तो आजम और उनके करीबियों से मतलब उनका बेटा और जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट का अहम हिस्सा रहे हैं, उन्हें आरोपी बनाया गया है। उनके ऊपर भी एफआईआर है और इसी के अगेंस्ट आजम हाईकोर्ट में गए और इस पर आज सुनवाई होनी है। अब आपको बताएं कि बरेली के डीएम ऑफिस पर दर्जा मंत्री सोनम किन्नर अनशन पर बैठ गई हैं। उनके साथ में सैकड़ों लोग भी अनशन पर मौजूद हैं। दर्जा मंत्री सोनम किन्नर बीडीए से खफा बताए गए हैं क्योंकि बीडीए ने बिचपुरी में अब तक 200 घरों पर बुलडोजर चला दिया है, जिनके किन्नरों के घर भी इन्हीं घरों में शामिल हैं। किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष और दर्जा मंत्री सोनम किन्नर का कहना है वो राजभवन जाकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इस्तीफा देंगी। वहाँ पे हमारे किन्नर आश्रम में वहाँ हमारी इष्ट देवता बोचरा माँ जी का मंदिर है। उस मंदिर में बीसी जो बीसी हैं उनसे मैं मिलने गए। उनका व्यवहार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे चलते हुए उनके मार्गदर्शन को मानते हुए हम आज लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेक्ट हमारा राइट है। अधिनियम संविधान में मंत्री विधायक सांसद कुछ भी दर्जा प्राप्त वो भी बात रखने के लिए जनता हित में बैठ सकता है। लोकतंत्र में अपनी जनता की मांग को लेकर हम जनता की मांग को लेकर बरेली जिलाधिकारी के बाहर अनशन पे बैठी हैं। सहारनपुर से खबर है, खनन माफिया हाजी इकबाल का दूसरा बेटा जावेद भी गिरफ्तार हो गया है। एक सप्ताह पहले ही इकबाल के बड़े बेटे आलिशान की गिरफ्तारी हुई थी। दूसरे बेटे की भी गिरफ्तार होने की खबर आ गई है। हाजी इकबाल की 75 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। जल्द ही हाजी इकबाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 2 बेटे गैंगस्टर में अभी भी वांटेड चल रहे हैं। 4 बेटे हैं, 2 की गिरफ्तारी हो गई, 2 वांटेड हैं और जल्द ही हाजी इकबाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। 75 करोड़ की संपत्ति को भी कुर्क किया जा चुका है। पूरी तरीके से कानूनी शिकंजा कसता हुआ हाजी इकबाल पर आलिशान बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और अब दूसरे बेटे की गिरफ्तारी की भी खबर आ गई है। उन्नाव से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा है। सड़क हादसे में एक जान गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। उन्नाव के बांगरमऊ के हनुमान गांव के पास यह हादसा पेश आया है। देखिए, एक ट्रैक्टर के बेकाबू होकर पलटने से एक शख्स की जान गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। लखनऊ से खबर है, नगर निकाय चुनाव को लेकर बसपा रणनीति बनाएगी, ये खबर आ रही है। मायावती ने मंथन को लेकर के पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव पर मंथन को लेकर के ये बैठक बुलाई है। पदाधिकारियों के साथ 27 और 28 मई को ये बैठक होगी और पहले दिन मायावती मुख्य जोन प्रभारियों के साथ बैठक करेंगी तो दूसरे दिन जिला अध्यक्षों को बुलाव भेजा गया है कि आइए बैठिए और निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी।
बड़ी खबर आ रही है बसपा खेमे से।